बच्चों, लास्ट वीडियो जो एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट था उसमें हमने स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयंस के बारे में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं एसिडिक स्ट्रेंथ को इंडक्टिव इफेक्ट कैसे अफेक्ट करता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखो, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब है कि कोई एसिड स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इसका हमें एक ऑर्डर बनाना है। एक बात अब दिमाग में क्लियर कट बैठा लो कि जो स्ट्रॉन्ग और वीक का कॉन्सेप्ट है ये एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो एसिड है वो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग लग गया तो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड ही होगा। हो सकता है नेचर मुझसे कोई स्ट्रॉन्ग एसिड हो, ठीक है, हो सकता है अभी प्रेजेंट ना हो, आज से 5 साल के बाद मिल जाए। तो एसिड का स्ट्रेंथ और वीक एक रिलेटिव टर्म है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, HNO3। HNO3 को हम स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में काउंट करते हैं ना HNO3 को। HNO3 इज कंसिडर्ड एज स्ट्रॉन्ग एसिड। लेकिन अगर आप थोड़ा सा याद करो, जब हम मिक्स्ड एसिड, जब हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं बेंजीन के साथ, तो आईआईटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इन द मिक्स्ड एसिड मिक्सचर, दैट इज इन द मिक्सचर ऑफ H2SO4 एंड HNO3, व्हाट इज द रोल ऑफ HNO3? उसमें ऑप्शन था एसिड, बेस, सॉल्ट और एक फोर्थ ऑप्शन भी था। तो नाम इसका एसिड है लेकिन उस मिक्सचर में ये बेस की तरह काम करता है। क्यों? बिकॉज H2SO4 इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो कभी भी मिक्सचर में कोई भी एसिड बेस हो सकता है, वो डिपेंड करता है दूसरे के रिस्पेक्ट में वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक एक रिलेटिव कॉन्सेप्ट है, इसको बिल्कुल क्लियर कर दिमाग में बैठा लीजिए। अब हमें पता करना है कि कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग या वीक दूसरे के रिस्पेक्ट में है नहीं, कैसे पता करेंगे? तो उसके लिए हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं ब्रॉन्स्टेड का। ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है कि अगर सपोज कोई HA कोई एक एसिड है, ठीक है, और जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उन सबको हम वीक एसिड की तरह मानेंगे इन क्वेश्चंस में, ठीक है। तो एसिड है, अब एसिड वीक है तो इक्विलिब्रियम आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा तो कुछ ये H+ और A- का इसने इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश किया। अब ब्रॉन्स्टेड क्या बोलता है कि अगर दो स्ट्रक्चर में H+ का डिफरेंस हो तो उनको हम कंजुगेट एसिड बेस पेयर बोलते हैं। तो ये अगर एसिड है तो ये A- क्या है? कंजुगेट बेस। तो कभी भी दो एसिड्स को अगर कंपेयर करना हो कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग या वीक है, तो उसके कंजुगेट बेस को कंपेयर करेंगे। किसके बेसिस पे? अब देखो, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता है तो ये वीक होगा, और अगर ये वीक होगा तो ये क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर है? कंजुगेट एसिड बेस पेयर में रिवर्स नेचर होता है। तो अब मान लो मेरे पास दो एसिड है, HA1 एंड HA2। HA1 से क्या आया? A1- और HA2 से क्या आया? A2-। अगर सपोज मैं A1- और A2- की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेता हूं, अगर मैं कंपेयर करता हूं A1- और A2- के कंपेयर, लेट्स से A1- इज मोर स्टेबल, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, रिएक्टिविटी होगा क्या होगा? कम होगा, मतलब ये लेस रिएक्टिव है। और जो लेस रिएक्टिव है उसका बेसिक नेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, मतलब ये क्या हो गया? ये वीक बेस हो गया। ठीक है, तो अगर आपने कंजुगेट बेस को कंपेयर किया और उसमें ये पता चल जाए कौन वीक बेस है, मतलब ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। ठीक है, आपको एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मेरे पास H2O है और मेरे पास NH3 है। NH3 ने H+ लूज किया और क्या बनाएगा? NH2-। और वाटर ने लूज किया तो क्या बनाएगा? OH-। अब दोनों में बताया जाए NH2- और OH- में कौन ज्यादा स्टेबल है, तो नेगेटिव चार्ज के केस में रूल आता है कि अगर एलिमेंट सेम पीरियड का हो तो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल होता है, तो ये मोर स्टेबल है। और अगर ये मोर स्टेबल है मतलब ये वीक बेस है विथ रिस्पेक्ट टू NH-। और अगर ये वीक बेस है तो ये क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। और समझ में आ रहा है? तो अगर दो एसिड्स को कंपेयर करना हो तो उसके कंजुगेट बेस को कंपेयर करना है। तो रूल क्या बनाएंगे हम? रूल ऐसा बनाएंगे, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस, हायर द एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, अब इसमें एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या आएगा कि मान लो अगर कोई एसिड HA था, उसने H+ और A- रिलीज किया, तो A में कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज है मतलब सिमिलर टू कार्बन आयन है। ठीक है, और सिमिलर टू कार्बन आयन है मतलब ये किसके थ्रू स्टेबलाइज्ड होगा? +I और -I। याद करो मैंने क्या रूल बताया था, नेगेटिव वाले को नेगेटिव वाला स्टेबलाइज करता है। तो A- इज सिमिलर टू कंटेनिंग नेगेटिव चार्ज
सो इट विल बी स्टेबलाइज्ड बाय माइनस आई इफेक्ट। और अगर ये स्टेबलाइज हुआ माइनस आई इफेक्ट से, मतलब माइनस आई इफेक्ट क्या करेगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देगा, एसिडिक नेचर इंक्रीज कर देगा। और डीस्टेबलाइज्ड बाय प्लस आई इफेक्ट, मतलब ये एसिडिक नेचर क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो प्लस आई एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, माइनस आई एसिडिक नेचर इंक्रीज करेगा। तो इस पॉइंट पे हम काम करेंगे। बाकी जो मैंने ये तो इंडक्टिव इफेक्ट का है, बट कंजुगेट बेस का कॉन्सेप्ट पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको एसिडिक स्ट्रेंथ दे सकता है। ठीक है, आप चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस पे। अब देखिए अपने पास क्वेश्चंस है, ये आपके पास एसिड्स हैं, अब इनको अरेंज करना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ और के वैल्यू। अब के वैल्यू क्या होता है वो एक देख लेते हैं कि अगर सपोज कोई एसिड है, अब देखो जो मैंने अभी बोला था कि एसिड जो होता है वो इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है जो वीक एसिड्स होता है। तो इक्विलिब्रियम है तो यहाँ पे एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा जिसको के बोलते हैं, और जितना ज्यादा के का वैल्यू होता है, जितना ज्यादा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू होता है, उतना ज्यादा क्या बनता है, प्रोडक्ट बनता है। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे, उतना ज्यादा यहाँ पे क्या बनेगा, H+ बनेगा, और जितना ज्यादा H+ रिलीज होगा उतना ज्यादा एसिडिक नेचर ज्यादा होगा। तो ऐसा बोल सकते हैं के वैल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। तो जो ऑर्डर एसिडिक स्ट्रेंथ का होगा वही ऑर्डर के वैल्यू का होगा। और अगर कोई पीके पूछेगा तो पीके जो होता है वो माइनस लॉग ऑफ के होता है, तो ऐसा बोलेंगे पीके वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक नेचर। ठीक है, तो आपसे कोई के वैल्यू और पीके वैल्यू भी पूछ सकता है। तो हम एसिडिक स्ट्रेंथ दिख रहे हैं, उसी में हम के और पीके भी बोल देंगे। अब देखो कल मैंने बोला था लास्ट वाले वीडियो में कि जो डिफरेंस होगा वो आंसर देगा। तो डिफरेंस क्या दिख रहा है, Cl फ्लोरीन, और यहाँ पे अगर मैं CH2 कर दूं तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया, H का कोई इफेक्ट ही नहीं है, मतलब यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है, और यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट है। तो मैंने क्या बोला, माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज करता है। तो अब दूसरा वाला पॉइंट आपको ऑर्डर याद होना चाहिए। तो फ्लोरीन और क्लोरीन में किसका माइनस आई ज्यादा है, फ्लोरीन का। इसका आंसर क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A। C और B में माइनस आई इफेक्ट, A में क्या, प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, फिर से डिफरेंस देखो, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C2H5 और यहाँ पे C3H7, तीनों ही क्या है, अल्काइल ग्रुप, मतलब तीनों के पास ही कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई। ठीक है, प्लस आई, और तीनों में अगर प्लस आई इफेक्ट है तो क्या रूल बताया था, हाइयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द अल्काइल ग्रुप हाइयर द प्लस आई इफेक्ट। मतलब सबसे ज्यादा प्लस आई यहाँ पे है, मतलब ये सबसे कम एसिडिक होगा। मतलब सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ए, बिकॉज इसमें प्लस आई सबसे कम है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से डिफरेंस क्या है, देखो लोकेशन का डिफरेंस है। अच्छा, इन पॉइंट्स के पहले आपको एक पॉइंट मुझे और बताना चाहिए था, इंडक्टिव इफेक्ट अगर आप यूज कर रहे हो तो बाकी सब कुछ सेम होना चाहिए। मतलब अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ इंडक्टिव इफेक्ट से पता कर रहे हो तो याद रखना फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए। सेम फंक्शनल ग्रुप के लिए आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर, जैसे मैंने यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, सब में कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है दूसरे में अल्कोहल है, तो फिर इंडक्टिव इफेक्ट काम नहीं आएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट काम आएगा। और वो हम देखेंगे जब हम रेजोनेंस हाइपरकंजुगेशन पढ़ लेंगे, तो एक साथ सारे का कंबाइन इफेक्ट जहाँ पे देखेंगे वहां पे वैसे क्वेश्चंस करेंगे। तो यहाँ पे देखना सारे क्वेश्चंस में मैं सेम फंक्शनल ग्रुप का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंस है डिस्टेंस का। देखो मैंने पॉइंट बताया था, जितना क्लोज होगे उतना ज्यादा खींचोगे, और जितना ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट होगा उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। तो सबसे ज्यादा कौन हो गया, ए, फिर बी, फिर कौन हो गया, सी। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे ये रहा अल्काइल ग्रुप, हम देख किसको रहे, OH को, देख लो सब में OH है। ठीक है, यहाँ पे भी कितना है, 4 अल्काइल ग्रुप, और यहाँ पे कितना है, 3 कार्बन, सॉरी यहाँ 4 अल्काइल नहीं बोलना चाहिए था, 4 कार्बन बोलना चाहिए। अब देखो इसमें प्लस आई सबसे कम होगा, मतलब सी सबसे ज्यादा। रीजन क्या है, यहाँ पे 3 कार्बन है। अब इसमें 4 कार्बन, इसमें 4 कार्बन। तो कल मैंने लास्ट वाले वीडियो में एक रूल बताया था
कि जितना ज्यादा कार्बन एटम होगा उतना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा, और जितना प्लस आई होगा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। तो इन दोनों में किसमें प्लस आई कम होगा, तो इसमें या इसमें ब्रांचिंग ज्यादा है तो इसमें प्लस आई ज्यादा होगा, तो प्लस आई इसमें कम होगा। बात समझ में आ रही है? इसलिए बी वाला दूसरे नंबर पे आएगा, फिर क्या आएगा, ए आएगा। तो आंसर क्या हो गया, सी बी ए। अब फिफ्थ क्वेश्चन में देखो, फिर से डिफरेंस कहाँ पे, यहाँ पे यही अलग है ना। तो ये हो गया OR2 प्लस, ये हो गया NR3 प्लस, और ये हो गया NH3 प्लस। सबसे ज्यादा माइनस आई किसका है, OR2 प्लस का, तो ए सबसे ज्यादा, उसके बाद बी, उसके बाद सी। तो ये ऑर्डर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, फिर से देखो फंक्शनल ग्रुप सब में सेम है ना। तो इंडक्टिव इफेक्ट का अगर प्योर क्वेश्चन होगा तो उसमें सब में फंक्शनल ग्रुप आपको सेम देखने को मिलेगा। फिर से CN, CO2H एंड NO2 तीनों ही माइनस आई इफेक्ट ग्रुप है, माइनस आई एंड माइनस आई। तो सबसे ज्यादा किसमें माइनस आई, NO2 में, मतलब सी सबसे आगे। उसके बाद कौन है, CN, ए, और उसके बाद कौन आएगा, बी। ये आपका आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, CCl3 CH2F CH2Cl। अब देखो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, जनरली क्या करते हैं लोग, फ्लोरीन का मैंने ऑर्डर लिखा रखा है, तो फ्लोरीन क्लोरीन से ज्यादा। अगर कोई बोलेगा बी और सी में कौन ज्यादा, आंख बंद करके बी, क्यों, बी में फ्लोरीन है, तो जहां पे फ्लोरीन है वहां पे माइनस आई ज्यादा होगा। बट अब यहाँ पे उल्टा चीज देखने को मिलेगा कि क्लोरीन वाला ज्यादा हो जाएगा। रीजन क्या है, 3 क्लोरीन है, और 3 क्लोरीन का कंबाइंड माइनस आई इफेक्ट जो होता है वो एक सिंगल फ्लोरीन से ज्यादा होता है। अगर यहाँ पे ऐसा होता CF3 तो वो ज्यादा होता, बट ये CCl3 है तो CCl3 CH2F से ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा कौन होगा, ए, देन बी, देन सी। बी और सी में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ए में याद रखना, एक ही लोकेशन पे बहुत सा माइनस आई आ गया तो 3 क्लोरीन का कंबाइंड माइनस आई इफेक्ट एक फ्लोरीन से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। अब देखो दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, आप तो किसी एक को ही देखोगे ना, तो एक को देखो तो दूसरा क्या लगा रहा है, माइनस आई। इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये क्या लगा रहा है, माइनस आई। इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, ये क्या लगा रहा है, माइनस आई। ठीक है। अब पॉइंट क्या है, देखो इस कार्बोक्सिलिक एसिड और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में बीच में कोई नहीं है, बट इन दोनों के बीच में है कौन, एक CH2। इन दोनों के बीच में कौन है, 2 CH2। मतलब इस वाले से इस CO2H का डिस्टेंस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो, और डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो माइनस आई इफेक्ट घट जाएगा। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 भी कुछ वैसा ही है। क्लोरीन पास में है, फिर नेक्स्ट कार्बन पे गया, फिर उससे भी दूर गया। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा कौन, A, बिकॉज सबसे क्लोजेस्ट है, देन B, देन C। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 में देखो, फिर से यहाँ पे ये कौन हो गया, sp3 कार्बन, ये कौन हो गया, sp2 कार्बन, और ये कौन हो गया, sp हाइब्रिडाइज्ड। तो ये वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मतलब C वाले में माइनस आई सबसे ज्यादा, फिर B में, फिर A में। तो आंसर क्या हो जाएगा, C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन। ठीक है। तो ये क्वेश्चंस थे इंडक्टिव इफेक्ट का। सो आप अपने कमेंट्स करके बताइए आपको कैसा वीडियो लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि मैं और आपके लिए वीडियो लेके आता रहूं। ठीक है। थैंक यू।